नमस्कार साथियों, अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं, आपको पेंशन का लाभ मिल रहा है, आपको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या फिर कोई भी योजना हो, तो आप इन 33 सवालों के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे देश में जनगणना होने वाली है। तो ऐसे में ये 33 ऐसे सवाल हैं जिनकी सूची मेरे पास आ चुकी है, पूरी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 33 सवालों का जवाब आपको कैसे देना है। और अगर आप किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको इन 33 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि जनगणना होगी, घर घर सरकारी अधिकारी आएंगे और आपसे इन क्वेश्चंस को पूछेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या होगा इन सवालों का जवाब वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इन 33 सवालों में से आपको कौन कौन से सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही देने हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जनगणना जो है ये इतनी अहम क्यों है, क्यों जनगणना सरकार करा रही है, इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा भ्रम फैला रहे हैं, जनगणना को अलग बता रहे हैं, एनपीआर को अलग बता रहे हैं केवल व्यूज़ के चक्कर में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि चाहे एनपीआर लिखा हो कहीं पर या जनगणना लिखी हो, दोनों ही चीज़ें सेम हैं। एनपीआर मीन्स नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, यानी सभी देश के, यानी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, यानी सभी नागरिकों का पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करना, इसको बोलते हैं जनगणना। और इस बार की जनगणना अहम इसलिए हो रही है क्योंकि ये जनगणना कोई नॉर्मल जनगणना नहीं है, इस बार कास्ट के बेसिस पर हो रही है, यानी जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। सरकार इससे ये अंदाज़ा लगाएगी कि किस राज्य में कितने परसेंट एससी हैं, कितने परसेंट एसटी हैं, ओबीसी कितने हैं और जनरल कैटेगरी वाले कितने हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। मतलब पूरी तह तक जा रही है सरकार नागरिकों के, कौन किराए पर रहता है, किसके पास अपना मकान है, किसके पास 2 मकान है, मतलब पूरा विस्तार से सरकार जानने जा रही है ताकि उन्हें आगे चल के सरकारी योजनाओं की जो रूपरेखा है उसे तैयार करने में मदद मिले। तो यहाँ पर देखिए पिछली जनगणना में क्या हुआ था, 2011 में जनगणना हुई थी और 2021 में प्रस्तावित थी, बट कोविड-19 के कारण वो हो नहीं पाया। उसके बाद फिर चुनाव आ गए और भी कई तरह की महाकुंभ जिसमें सरकार बिजी रही और अब फाइनली 2026 में डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि 1 अक्टूबर 2026 से कुछ राज्यों में जनगणना होगी। उसके बाद 1 मार्च 2027 से पूरे देश में जनगणना को किया जाएगा। अब ये सवाल आने के बाद यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जनगणना में जो अधिकारी आपके घर पर आएंगे वो आपसे कुछ दस्तावेज भी मांगेंगे, कुछ सवाल भी पूछेंगे। तो उन सवालों की लिस्ट मेरे पास है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि परिवार अलग अलग दर्ज कराने का आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले आप 3 भाई एक साथ दर्ज थे, जब आप छोटे रहे होगे 10 साल, 12 साल, 15 साल के, तो उस टाइम आपके माता पिता ने 2011 में जनगणना में भाग लिया होगा, जिसमें खुद को उन्होंने माता पिता और आप तीनों को अपना परिवार बता के एक परिवार बना लिया होगा, है ना, एक परिवार के रूप में दर्ज कराया होगा। बट अब आपको क्या करना है कि 3 भाई हो तो तीनों अलग अलग परिवार दर्ज कराना, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। इसके बाद अलग अलग परिवार आप दर्ज करा सकते हो, अलग आपका राशन कार्ड बन सकता है। जैसे 3 भाई हो, अब उस टाइम अगर आप 10 साल के रहे होगे तो सीधी सी बात है कि इस टाइम आप लगभग 24 या 25 साल के आप हो गए होगे, है ना। तो हो सकता है कईयों की शादी भी हो गई हो, नहीं हुई होगी तो होने वाली होगी। तो ऐसे में इसका बेनिफिट ये मिलेगा अगर आप अलग अलग दर्ज करवाते हो कि आगे चल के आप राशन कार्ड अपना अलग करवा सकते हो, आप आयुष्मान कार्ड अपना अलग बनवा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग रहो एक ही परिवार एक ही छत के नीचे रहो, लेकिन अलग अलग दर्ज करवाओ कि हमारी फैमिली अलग है, मेरी शादी हो गई, मेरी फैमिली अलग है, इनकी फैमिली अलग है, इनकी फैमिली अलग है। वो मैटर नहीं करता कि आप एक ही घर में रह रहे हो या अलग अलग रह रहे हो, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अलग अलग राशन कार्ड भी आसानी से बनवा सकते हो। साथियों, अलग बीपीएल और अलग एपीएल श्रेणी भी तय होती है इसी से। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 33 सवाल कौन से हैं, जिसमें से जो 7 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग के 7 सवाल आपके मकान से संबंधित होंगे। मकान से संबंधित मतलब कैसे होंगे कि आपके मकान है, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो, मकान कितने साल पुराना है, पैतृक है, ये जल्दी में बनवाया है, मकान की जो दीवारें हैं वो पक्की हैं या कच्ची हैं, घर में छत कौन सी पड़ी है, एल्वेस्टर की है, खपरैल की है या आरसीसी की पक्की छत पड़ी हुई है,
है ना। और भी बहुत से सवाल, फ़र्श कैसी है, फ़र्श कच्ची है या पक्की है। इसके अलावा मकान का उपयोग क्या है, आप खुद रहते हो या आपने उसको किराए पर उठाया हुआ है या फिर जॉइंट फैमिली है। मकान की स्थिति क्या है, पुराना है, रहने योग्य है या फिर जर्जर है। और आप भविष्य में मकान का क्या यूज़ करोगे, खुद रहोगे या इसको बेचोगे या तोड़ के फिर से बनवाओगे। मतलब इन सवाल, जो स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन होंगे वो आपके मकान से संबंधित होंगे। इसके बाद जो अगले 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे चरण चरण के हिसाब से होंगे, स्टेप वाइज। वो होगा परिवार से जुड़े हुए सवाल। परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार का मुखिया का क्या नाम है, मुखिया मेल है या फीमेल है, आपकी जाति क्या है, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, बीसी में, ईडब्ल्यूएस या जनरल किस कैटेगरी में आप आते हो, मकान का स्वामित्व क्या है, पैतृक है या फिर आपका खरीदा हुआ है, कमरों की संख्या कितनी है, एक कमरे में कितने सदस्य रहते हैं, शादीशुदा परिवार कितने रहते हैं इस घर में, कोई शादीशुदा है भी या नहीं है। इन सब चीज़ों की जानकारी वो आपसे लेके जाएंगे। उसके बाद कुछ बुनियादी सुविधाओं की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। 14 सवाल इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद बेसिक से चीज़ें हैं, जैसे पीने का पानी कैसा आता है, कहाँ से दूर से लेने जाते हो या फिर समरसेबुल लगा हुआ है, सप्लाई का आता है या कैसा है, आता भी है या नहीं आता है, शौचालय घर में है या नहीं है, घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, घर में अन्य सुविधाएं हैं या नहीं है, रोजगार का स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है। मतलब टोटल आपसे 33 सवाल वो पूछेंगे और इन सभी सवालों का आपको बिल्कुल सही सही जवाब देना है, क्योंकि अगर आप इन सवालों का गलत जवाब देते हो तो आगे चल के आपको ही परेशानी होगी। क्योंकि एक तरह से सरकार एक रिकॉर्ड निकाल रही है कितने गरीब लोग हैं, कितने क्या, मतलब पूरा डिटेल सरकार को चाहिए, तो आप उनको सही सही दो। इसके अलावा जनगणना में मांगे जाने वाले दस्तावेज, साथियों कुछ दस्तावेजों की भी मांग आपसे करी जाएगी, तो उन दस्तावेजों को पहले ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो ये भ्रम आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें भी आपसे बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट मांगा जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट का जनगणना से दूर दूर तक कोई रास्ता, कोई भी रिश्ता नहीं है। ये आप समझ लीजिए। जनगणना आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से भी करा सकते हो, कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड आप दिखा देना घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी का, और आपका जनगणना में नाम आ जाएगा। इसके बाद मकान से संबंधित दस्तावेज भी आप दिखा सकते हो, रजिस्ट्री है ना, और खतौनी वगैरह, बिजली का बिल हो, गैस कनेक्शन हो, अगर वो मांगे तो आप दिखा दीजिएगा। उसके बाद नागरिकता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये तो मान्य नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। आप दिखा दोगे तो ठीक है, नहीं दिखाओगे तो भी ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो अगर आप एक राशन कार्ड धारक हो तो पूरे देश में लगभग 25 से 26 करोड़ लोग, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा ही होंगे। सरकार तो 80 करोड़ कहती है, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो टोटल बीपीएल और एपीएल कैटेगरी इसी से डिसाइड होती है। बीपीएल कैटेगरी में अगर आप आ जाते हो तो आपको लाल वाला कार्ड आपका बन जाएगा, जिसको अंत्योदय कार्ड बोलते हैं। उस पर 35 किलो राशन आपको मिलता है, चाहे एक मेंबर हो घर में, चाहे 10 मेंबर हो। एपीएल वालों को पता ही है, वो पात्र गृहस्थी कार्ड होता है, जो भी सरकार यूनिट तय करती है 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो मिलता है। तो ये कैटेगरी डिसाइड कैसे होगी, तो अगर आपके पास पक्का घर नहीं है, कोई वाहन नहीं है, घर में शौचालय नहीं है, स्थायी आय का कोई स्रोत नहीं है, तो आप बीपीएल श्रेणी में आओगे। इसमें इस श्रेणी में आने का क्या लाभ होता है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल सकता है आसानी से, आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा, शौचालय के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे, अंत्योदय राशन तो आपको मिलता ही है 35 किलो। इसके अलावा एपीएल में कौन कौन आएगा, जिसके पास पक्का मकान है, गाड़ी है, खेती है, नौकरी है ना, तो वो लोग एपीएल की श्रेणी में आते हैं। इसमें आपको अन्य कुछ भी बहुत लाभ मिलते हैं, बट कम मिलते हैं इन कंपैरिजन टू बीपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको सावधानी से बताना है, जो भी अधिकारी आए। देखिए इस समय क्या है कि फ्रॉड सबसे ज़्यादा चल रहा है। हो सकता है 4-5 लोग आपके घर पर आ जाएं और आपसे कहें कि हम सर्वे करने आए हैं सरकार की तरफ से और हमें आपके घर का सर्वे करना है। तो मैं पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि जो भी अधिकारी आएंगे सबसे पहले आपको ये पूछना है कि आप किस विभाग से आए हो। वो विभाग बता देते हैं तो आपको उनसे आईडी कार्ड मांगना है। ऐसे ही किसी को घर के अंदर मत घुसा लीजिएगा, और अगर आईडी कार्ड दिखा भी दें तो भी गेट के बाहर से ही बात करनी है, क्योंकि मैंने बोला कि वो आपसे सवाल पूछेंगे, घर का सर्वे करेंगे, ना कि आपके घर के कमरों में आके देखेंगे कि कितने लोग रह रहे हो, कितने कमरे हैं। बाहर से पूछें, बाहर से बताइए कि ये मेरा मकान है, इसमें इतने कमरे हैं, इतने लोग रहते हैं, बस बात खत्म। अंदर आपको नहीं बुलाना है, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है। हो सकता है जो 5-10 लोग आए ग्रुप बना के, वो कोई चोर डकैत हों, लुटेरे हों, और आपका जो भी कीमती सामान है वो लेकर के चले जाएं। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जागरूक हो जाएं और उन्हें भी अवेयरनेस मिल पाए।
तो फिलहाल के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।